हेलो एवरीवन। तो आज जो हम चैप्टर का रिवीजन करने वाले हैं दैट इज कॉस्ट चैप्टर, माइक्रो का चैप्टर नंबर 7। ठीक है, तो मैंने प्रोडक्शन का ऑलरेडी एक रिवीजन वीडियो बना दिया है, तो प्लीज़ उसको ज़रूर देखिएगा एंड आफ्टर दैट ही आप कॉस्ट कर पाओगे। तो आज जो मैं कॉस्ट पढ़ाने वाला हूँ वो एकदम एक चार्ट फॉर्म में होगा। तो मैं ट्राई करूँगा कि प्रोडक्शन का जो हमने पढ़ा है उसी को साथ कंटिन्यू लेके कॉस्ट को पढ़ते हैं, राइट। तो हम लोग कंप्लीटली जो कॉस्ट है उसके बहुत सारे डायग्राम्स जो है एक कंप्लीट चार्ट फॉर्म में पढ़ने वाले हैं, तो बहुत मजा आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए मैं कॉस्ट में पढ़ाने क्या वाला हूँ। तो कॉस्ट में सबसे पहले कॉस्ट होता क्या है सर? कॉस्ट मतलब कि हमने प्रोडक्शन चैप्टर में बात की थी कि प्रोडक्शन चैप्टर में हम दो फैक्टर्स यूज करते थे, वेरिएबल एज वेल एज फिक्स फैक्टर। अब ऑब्वियस की बात है कि सर जो वेरिएबल फैक्टर हम यूज करेंगे, जो फिक्स फैक्टर हम यूज करेंगे, उस पर कुछ तो हम लोग क्या करने वाले हैं, उसके ऊपर एक्सपेंडिचर करने वाले हैं। जैसे अगर मैं लेबर रखूंगा तो लेबर मेरे लिए क्या है? लेबर है मेरे लिए वेरिएबल फैक्टर। पर उसके ऊपर जो मैं स्पेंड करने वाला हूं, राइट, उसको मैं क्या देने वाला हूं? सैलरी। तो ये सैलरी मेरी बन जाती है वेरिएबल कॉस्ट। ये क्या बन जाती है मेरी? वेरिएबल कॉस्ट। क्या ये चीज समझ आया? राइट नाउ वैसे ही फिक्स फैक्टर, जैसे मेरे एग्जांपल में मशीनरी जो थी वो मेरा क्या था? फिक्स फैक्टर। पर उसके ऊपर जो परचेजिंग प्राइस है, जैसे मैंने 10 लाख रुपए में ये मशीनरी खरीदी है, तो 10 लाख रुपए जो बन जाता है वो मेरा क्या बन जाता है? फिक्स्ड कॉस्ट। तो गाइस जो हम खर्चा करते हैं ऑन द फैक्टर्स आर कॉल्ड एज कॉस्ट। और कॉस्ट दो टाइप के हुए, एक है वेरिएबल और दूसरा है फिक्स कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट वो है जो हम कौन सा एक्सपेंडिचर किस पे करते हैं? वेरिएबल फैक्टर पे। और जो एक्सपेंडिचर हम फिक्स फैक्टर पे करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? फिक्स्ड कॉस्ट। राइट, तो अभी तक हमें यह समझ आ चुका है सर कॉस्ट क्या होता है। अब मैं सीधा का सीधा डायरेक्टली प्रोडक्शन और कॉस्ट को पहले पूरे एक चार्ट में बताता हूं और फिर बाकी के टॉपिक्स हम करेंगे। चलिए अब थोड़ा अंदर जाते हैं। तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन याद है जो प्रोडक्शन में पढ़ा था? तो प्लीज अगर जिसने नहीं पढ़ा है पहले जरूर पढ़िएगा। जिसके अंदर याद है इनिशियली क्या होता था? इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर। और इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर होने की वजह से इस वक्त एमपी क्या होता है? इसमें इंक्रीज होता है ना। एमपी क्यों इंक्रीज होता है? क्योंकि सर लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन कहता है कि देयर इज ऑलवेज एन इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर। और इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर में हमेशा एमपी क्या होता था? इंक्रीज होता था। और क्योंकि एमपी इंक्रीज होता था तो कहना ही से टीपी इंक्रीज होता है एट विच रेट? एट इंक्रीजिंग रेट। ये हमने कहां पढ़ा था? कहां पढ़ा था? प्रोडक्शन। अब अगर मुझे एक बात बताओ कि अगर एमपी इंक्रीज होगा मतलब प्रोडक्टिविटी अगर बढ़ेगी तो कॉस्ट क्या होगा? कम होगा ना। अगर आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है तो आपका कॉस्ट क्या होगा? कम ही होगा। अगर आपकी प्रोडक्टिविटी कम होगी तो आपका कॉस्ट क्या होगा? ज्यादा होगा। सिंपल लॉजिक है। इसलिए तो हमेशा हम प्रोडक्टिविटी को पे फोकस करते हैं कि भाई कम टाइम में अगर मैं ज्यादा काम करूंगा तो मेरा कॉस्ट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। राइट, तो सर क्योंकि एमपी इनिशियली बढ़ता है तो जो मार्जिनल कॉस्ट होगा, जो मार्जिनल कॉस्ट है वो क्या होता जाएगा? डिक्लाइन होता जाएगा। क्योंकि एमपी बढ़ रहा है। और एमपी क्यों बढ़ रहा है? इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। क्या चीज क्लियर हुआ? और मार्जिनल कॉस्ट कब तक डिक्रीज हो जाएगा? टिल इट रीचेस विच रेशियो? आइडियल रेशियो। तो सर जब तक वो आइडियल रेशियो पहुंचता नहीं है तब तक मार्जिनल कॉस्ट क्या होने वाला है? डिक्लाइन होने वाला है। क्या ये चीज क्लियर? चलिए अब लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का सेकेंड पार्ट करते हैं। सो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का सेकेंड पार्ट याद है जो कहता था कि सर जब डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू फैक्टर शुरू हो जाएगा, क्या हो जाएगा? डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू फैक्टर। एंड उसके बाद क्या हो जाएगा? नेगेटिव रिटर्न्स टू फैक्टर। याद है ना? इन दोनों सिचुएशन में एमपी क्या होने वाला है? डिक्लाइन होने वाला है। सर एमपी डिक्लाइन होने वाला है, फिर जीरो, फिर नेगेटिव, इसका मतलब एमपी क्या होने वाला है? कम ही हो रहा है। और क्योंकि एमपी कम हो रहा है तो टीपी इंक्रीज होता है, बट एट विच रेट? एट डिमिनिशिंग रेट।
राइट, ये हमने पहले भी किया हुआ है। और क्योंकि टीपी इंक्रीज एट डिमिनिशिंग रेट, और जब एमपी नेगेटिव होता है तो टीपी स्टार्ट्स व्हाट, फॉलिंग, राइट। तो जब एमपी नेगेटिव होता है तो हमने किया था टीपी स्टार्ट्स फॉलिंग, ये हमने किया था। अच्छा, अब देखो, अब प्रोडक्टिविटी डिक्लाइन ही हो रही है, तो गाइस अगर प्रोडक्टिविटी डिक्लाइन होगा तो कॉस्ट क्या होने वाला है, प्रोडक्टिविटी डिक्लाइन होने वाला है तो मार्जिनल कॉस्ट क्या होने वाला है, अब मार्जिनल कॉस्ट अब बढ़ने वाला है। क्यों? क्योंकि प्रोडक्टिविटी कम होती जा रही है। जैसे जैसे आप वेरिएबल फैक्टर्स को फिक्स फैक्टर के साथ कंबाइन करेंगे तो ऐसी सिचुएशन में मार्जिनल कॉस्ट क्या होने वाला है, इंक्रीज होने वाला है। क्या चीज क्लियर? तो सर पहले प्रोडक्टिविटी बढ़ती है तो कॉस्ट कम होता है, और जब प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है तो मार्जिनल कॉस्ट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। क्या चीज क्लियर हुआ? चलिए सर, अब एमसी का डायग्राम कैसे बनेगा, तो एमसी का डायग्राम देख लेते हैं। तो मार्जिनल कॉस्ट का डायग्राम कैसे बनेगा, तो ये मैंने एक्स एक्सिस बनाया, ये मैंने एक्स एक्सिस, और ये क्या होगा मेरा वाई एक्सिस, ये होगा मेरा आउटपुट, और ये मेरा होगा कॉस्ट, जो कि कौन सा है, मार्जिनल कॉस्ट। ये कैसा डायग्राम बनेगा, यू शेप। सर यू शेप क्यों? क्योंकि इनिशियली एमसी क्या हो रहा है, डिक्लाइन। एमसी क्यों डिक्लाइन होता है? क्योंकि एमपी बढ़ रहा है। एमपी क्यों बढ़ रहा है? इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। एंड आफ्टर द आइडियल रेशियो, आफ्टर द आइडियल रेशियो दैट इज पॉइंट ए, इसके बाद एमसी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। एमसी क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि एमपी कम हो रहा है। एमपी क्यों कम हो रहा है? डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू फैक्टर, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। क्या चीज क्लियर हुआ? तो सर एमसी हमने बहुत अच्छे से सीख लिया। क्या चीज क्लियर, राइट। अब एमसी क्या होता है उसका डेफिनेशन देखते हैं। एमसी का डेफिनेशन देखते हैं ताकि हमें एमसी क्या होता है वो समझ आए। What is MC? Sir, it is the addition. It is the addition to total cost due to addition of one unit. सर एक यूनिट ऐड करने से कितना एडिशनल कॉस्ट इंकर होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, मार्जिनल कॉस्ट। क्या चीज क्लियर? अब इसको मैं बहुत अच्छे एक एग्जांपल लेके समझाता हूं, क्योंकि हमको यहाँ एक कॉन्सेप्ट सीखना है वेरिएबल फैक्टर और फिक्स फैक्टर का। क्या चीज क्लियर? तो यहां तक तो हमने किया ही था मार्जिनल कॉस्ट, पर अब मेरी बात सुनो, मैं एक एग्जांपल देता हूं कि मेरे एग्जांपल में जो, लेट्स से मेरा एग्जांपल है टीचिंग। अब टीचिंग मेरा आउटपुट है, तो टीचिंग के लिए मुझे दो इनपुट चाहिए होता है। एक चाहिए होगा प्रेमाइस जहां मैं पढ़ाऊंगा, और एक होगा लेट्स से मेरा इलेक्ट्रिसिटी। दो ही लेता हूं ताकि कैलकुलेट एग्जांपल इजीली समझ आए। मुझे एक बात बताओ, तुम्हें नहीं लगता मेरा प्रेमाइस जो है वो मेरा कौन सा फैक्टर हुआ, फिक्स फैक्टर हुआ, और जो इलेक्ट्रिसिटी है वो मेरा कौन सा फैक्टर हुआ, मेरा वेरिएबल फैक्टर। क्यों सर? क्योंकि सर आपका प्रेमाइस जो है वो फिक्स रहने वाला है, चाहे बच्चे 100 आए, चाहे बच्चे 200 आए, चाहे बच्चे 1000 आए, प्रेमाइस तो उतना ही रहेगा। पर इलेक्ट्रिसिटी चेंज होगी, क्योंकि जितने बच्चे होंगे उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन होगा। क्या चीज क्लियर हुआ ना? अब अगर प्रेमाइस में आपका फिक्स फैक्टर पे आप यहां क्या देते हो, लेट्स से रेंट देता हूं, तो रेंट मेरा क्या हो गया, रेंट मेरा क्या हो गया, फिक्स कॉस्ट। और वेरिएबल फैक्टर जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल, तो जो मेरा इलेक्ट्रिसिटी बिल आने वाला है वो मेरा कौन सा फैक्टर हो गया, वेरिएबल फैक्टर, क्योंकि वो डिपेंड करेगा कितने स्टूडेंट्स आ रहे हैं उसके ऊपर मेरे इलेक्ट्रिसिटी का खर्च आएगा। अब ध्यान से सुनना, मुझे एक बात बताओ, अगर मेरे पास 0 स्टूडेंट हो, अगर मेरे पास 0 स्टूडेंट्स हो तो क्या मेरा कोई खर्चा होगा? तो आंसर है यस होगा सर। कौन सा खर्चा होगा? मेरा रेंट, जो कि मेरा कौन सा खर्चा है, मेरा फिक्स कॉस्ट। लेट्स से मेरा रेंट फिक्स कॉस्ट है 2 लाख, राइट। तो 0 स्टूडेंट होगा तो मेरा कोई भी रेंट तो लगना ही है, क्योंकि स्टूडेंट तो डिपेंड करता नहीं है रेंट तो। बट क्या जो मेरा इलेक्ट्रिसिटी था वो लगेगा? चलो अज्यूम करते हैं कि क्लास बंद थी क्योंकि स्टूडेंट एक भी नहीं था, तो इलेक्ट्रिसिटी कुछ भी नहीं आएगा। तो इसका मतलब जब आउटपुट 0 होता है तो कौन सा कॉस्ट इंकर होता है, खाली
फिक्स्ड कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट इंकर नहीं होता। क्यों नहीं होता वेरिएबल कॉस्ट इंकर? क्योंकि वो तो किस पे डिपेंड करता है? आउटपुट पे या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पे डिपेंड करता है। अब देखो, अगर मेरे पास 100 स्टूडेंट होंगे तो रेंट तो मुझे उतना ही देना पड़ेगा, दैट इज 2 लाख। पर मेरा वेरिएबल कॉस्ट कितना हो जाएगा? लेट्स से 50,000। अगर 200 स्टूडेंट हुए तो मेरा रेंट तो उतना ही रहेगा, 2 लाख, पर ये कितना हो जाएगा? लेट्स से 80,000। जब 300 होगा तो रेंट तो कितना होगा मेरा? खाली 2 लाख। तो इसे हम बोलते हैं टोटल फिक्स कॉस्ट कितना इंकर हो रहा है, और ये हम बोलते हैं टोटल मेरा वेरिएबल कॉस्ट कितना इंकर हो रहा है। तो वेरिएबल कॉस्ट लेट्स से हो जाएगा 1 लाख। अब इससे क्या हो रहा है कि सर इससे हमें ये पता चला, हमने 2 कंक्लूजन डिराइव किए, और ये 2 कंक्लूजन भूलना मत। 2 कंक्लूजन हमने ये डिराइव किए। पहला कंक्लूजन ये है कि जब आउटपुट 0 होता हो तब खाली कौन सा कॉस्ट इंकर होता है? फिक्स कॉस्ट। और फिक्स कॉस्ट कितना? 2 लाख। एक बार इंकर हो गया वो वैसे का वैसा ही रहेगा, फिर उसमें कोई चेंज आने वाला नहीं है। अब आउटपुट अगर बढ़ता है, आउटपुट अगर इंक्रीज होता है तो खाली कौन सा कॉस्ट इंकर होता है? वेरिएबल कॉस्ट, राइट? जैसे इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा ही आने वाला है जैसे जैसे स्टूडेंट्स आने वाले हैं, क्योंकि रेंट का तो पैसा मैंने आउटपुट 0 पे दे दिया। अब जितने भी बच्चा है मेरा खाली कौन सा खर्चा आने वाला है? इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज वेरिएबल कॉस्ट। तो गाइस 2 कंक्लूजन हमने पढ़ा कि जब आउटपुट 0 है तब हमने कौन सा कॉस्ट इंकर कर लिया? फिक्स कॉस्ट। और जैसे ही आउटपुट बढ़ेगा तो अब कौन सा कॉस्ट इंकर होगा? वेरिएबल कॉस्ट। आई अज्यूम ये बहुत अच्छे से क्लियर है, आउटपुट 0 और आउटपुट जब बढ़ता है। क्या ये चीज क्लियर हुआ? अब मार्जिनल कॉस्ट पे आते हैं। मार्जिनल कॉस्ट क्या कहता है? मार्जिनल कॉस्ट कहता है कि सर आपका कितना एडिशनल कॉस्ट इंकर किया बिकॉज ऑफ एडिशनल आउटपुट आपने प्रोड्यूस किया। अच्छा, ये बोल रहा है कि एडिशनल कितना आउटपुट प्रोड्यूस करने से तो हमने क्या कहा कि सर मार्जिनल कॉस्ट का डेफिनेशन हमने पढ़ा, जो कि है कि सर आपका एडिशनल कॉस्ट, एक सेकेंड ना मैं मार्क कर ले लेता हूं ये, ओके। तो ये कहता है कि एक सेकेंड, हाँ चलिए, तो ये कहता है कि सर एडिशनल कितना कॉस्ट इंकर हुआ एडिशनल आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? मार्जिनल कॉस्ट, है ना? तो मुझे एक बात बताओ, जब 0 से 100 स्टूडेंट हुए तो एडिशनल खर्चा कितना हुआ? जब 0 से तो कितना एडिशनल खर्चा हुआ? 50,000। तो ये मेरा क्या हो गया? MC। सेकेंड, 100 से स्टूडेंट हुए तो और कितना एडिशनल खर्चा हुआ? 80,000 माइनस 50,000, दैट इज 30,000। और 200 से 300 मतलब और कितना एडिशनल खर्चा हुआ? 20,000 का। जिसका मतलब क्या हुआ कि सर ये जब ही मार्जिनल कॉस्ट को गिनता है जब आउटपुट बढ़ता है, मतलब जब आउटपुट 0 हो तो उसको मार्जिनल कॉस्ट कंसीडर नहीं करता। जिसका मतलब यह है कि सम ऑफ मार्जिनल कॉस्ट इज ओनली विच कॉस्ट? टोटल वेरिएबल कॉस्ट। देखो 50 प्लस 30 इज 80 प्लस 20 इज 1 लाख। इसका मतलब क्या हुआ कि सर सम ऑफ मार्जिनल कॉस्ट इज टोटल वेरिएबल कॉस्ट। क्यों? क्योंकि सर ये एडिशनल आउटपुट का ही गिनता है। मतलब जब आउटपुट 0 है तब कौन सा कॉस्ट इंकर हो जाता है? मैंने अभी बताया था कि जब आउटपुट 0 होता है तब कौन सा कॉस्ट इंकर हो जाता है? फिक्स कॉस्ट। तो ये फिक्स कॉस्ट को कंसीडर नहीं करता, फिक्स कॉस्ट को ये कंसीडर नहीं करता। ये तभी ये करता है खाली वेरिएबल कॉस्ट को। तो तुम्हें याद रखना है कि सम ऑफ मार्जिनल कॉस्ट इज टोटल वेरिएबल कॉस्ट। क्या चीज क्लियर? चलिए अब हम आते हैं हमारे चार्ट पे। तो इस चार्ट पे जब MP इंक्रीज होता है तो MC क्या होता है? डिक्लाइन होता है और यू शेप बनता है। और क्योंकि MC डिक्लाइन हो रहा है इसलिए TVC, क्योंकि मैंने कहा ना सम ऑफ मार्जिनल कॉस्ट इज टोटल वेरिएबल कॉस्ट, तो मैं पूरा ही लिख देता हूं। टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो है वो इनिशियली इंक्रीज तो होगा, बट किस रेट से इंक्रीज होगा? एट डिमिनिशिंग रेट। किस रेट से इंक्रीज होगा? डिमिनिशिंग रेट से। और क्यों डिमिनिशिंग रेट से? क्योंकि MC फॉल हो रहा है। देखो यहाँ MP राइज हो रहा था इसलिए ये इंक्रीजिंग रेट पे TP इंक्रीज हो रहा था। क्योंकि MC फॉल हो रहा है तो TVC विल इंक्रीज एट विच रेट? डिमिनिशिंग रेट। एग्जाम में कैसे लिखना है? एग्जाम में अगर पूछे बिहेवियर ऑफ TVC तो क्या लिखोगे? सर TVC इनिशियली इंक्रीजेस एट डिमिनिशिंग रेट। क्यों डिमिनिशिंग रेट? क्योंकि MC फॉल हो रहा है। MC क्यों फॉल हो रहा है? बिकॉज MP राइज हो रहा है। इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। क्या चीज क्लियर?
चलिए नीचे जाते हैं। अच्छा ये क्या कह रहा है, एमसी। एमसी क्यों इंक्रीज होता है बताओ। एमसी इसलिए इंक्रीज हो रहा है क्योंकि टीवीसी दैट इज टोटल वेरिएबल कॉस्ट यहां इंक्रीज हो रहा है बट एट इंक्रीजिंग रेट, जिसकी वजह से क्योंकि एमसी इंक्रीज हो रहा है तो टीवीसी अब इंक्रीज होगा। क्या रेट से इंक्रीज होगा, इंक्रीजिंग रेट से। क्या चीज क्लियर, राइट। चलिए अब इसको हम लोग थोड़ा डायग्रामेटिक फॉर्म में समझते हैं कि सर इसका टीवीसी का डायग्राम कैसे बनेगा वो बताइए। तो चलिए हम टीवीसी का डायग्राम समझते हैं। तो टीवीसी का ये डायग्राम है। टीसी जाने दीजिए, टीसी जाने दीजिए, खाली टीवीसी पे फोकस कीजिए। टीवीसी क्या कहता है, अगर मैं इसको वापस बनाऊं तो टीवीसी का डायग्राम इस तरह से होगा कि सर टीवीसी इनिशियली बढ़ेगा एट इंक्रीजिंग रेट और फिर बढ़ेगा एट डिमिनिशिंग रेट। तो सर यहां तक जब तक इनिशियली बढ़ेगा तो क्या रेट से बढ़ेगा टीवीसी, टीवीसी बढ़ेगा एट डिमिनिशिंग रेट और फिर टीवीसी बढ़ेगा एट इंक्रीजिंग रेट्स। तो उसको हम बोलते हैं उल्टा एस। क्या चीज क्लियर, राइट। तो आई एज्यूम टीवीसी क्लियर हो चुका है कि सर टीवीसी इनिशियली इंक्रीज होता है डिमिनिशिंग रेट से और उसके बाद इंक्रीज होगा इंक्रीजिंग रेट से। चलिए अब हम बात करते हैं कि सर टीसी इज इक्वल्स टू क्या होता है। टीसी इज इक्वल्स टू टीसी इज इक्वल्स टू टीवीसी दैट इज टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस टोटल फिक्स कॉस्ट। अब टीएफसी का डायग्राम कैसे बनेगा पहले वो समझते हैं। तो टीएफसी का डायग्राम इस तरह से बनेगा। क्यों सर ये ऐसी लाइन बनाई आपने, क्योंकि मैंने कहा था कि जब आउटपुट जीरो होता है तभी सारा टीएफसी इंकर हो जाता है। जो मेरे एग्जांपल में टीएफसी कितना इंकर हो गया था 2 लाख। अब आउटपुट 100 हो, 200 हो, 300 हो या 400 हो फर्क नहीं पड़ता, टीएफसी तो उतने का ही रहेगा, दैट इज 2 लाख। जिसका मतलब कैसी लाइन बनेगी सर, ये इस तरह की लाइन बनेगी जिसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन, जो कि किससे पैरेलल है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। क्या चीज क्लियर, आई एज्यूम ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो टीएफसी का कैसा लाइन है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। और टीवीसी का कैसा लाइन है, तो ये इस तरह का लाइन है, इसको बोलते हैं उल्टा एस। इनिशियली इंक्रीजेस एट डिमिनिशिंग रेट और फिर इंक्रीजेस एट इंक्रीजिंग रेट। यहां मैं लिख देता हूं आउटपुट। चलिए टीसी का समझते हैं। अब टीसी का समझते हैं। तो टीसी का समझने से पहले मैं टीएफसी का इसमें डाल देता हूं। लेट्स से टीएफसी का ये होता है, क्योंकि टीएफसी मैंने अभी बताया था हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो ये टीएफसी बना, ये टीवीसी बना। अब टीसी का क्या होगा, ध्यान से सुनना, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, ध्यान से सुनना। मुझे एक बात बताओ, जब आउटपुट जीरो होता है तो कौन सा कॉस्ट इंकर हो जाता है, टीएफसी इंकर हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि आउटपुट जीरो पे टीएफसी इंकर होता है पर टीवीसी कुछ भी इंकर नहीं होगा। तो एट आउटपुट जीरो टीसी इज इक्वल्स टू टीवीसी प्लस टीएफसी, अरे हाँ या ना। और एट आउटपुट जीरो पे ये तो जीरो होता है प्लस टीएफसी दैट इज इक्वल्स टू टीसी। तो टीसी इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, टीएफसी। मतलब सर अब आपका अगर कोई भी बच्चा नहीं आएगा तो आपका खाली कौन सा कॉस्ट इंकर होगा, फिक्स कॉस्ट इंकर होगा। तो इसका मतलब ये है कि जब आउटपुट जीरो होता है तब कौन सा कॉस्ट इंकर होता है, टीएफसी। तो टीसी का स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा होगा सर, जहां से टीएफसी शुरू होता है वो उसका स्टार्टिंग पॉइंट होगा। अब अगर आउटपुट बढ़ेगा या अब सॉरी टोटल कॉस्ट बढ़ेगा तो खाली किसकी वजह से बढ़ेगा, वेरिएबल कॉस्ट की वजह से बढ़ेगा, क्योंकि आपका जो रेंट है आपने वो तो दे दिया, अब खाली इलेक्ट्रिसिटी का ही खर्चा आ रहा है। तो अब टोटल कॉस्ट किसकी वजह से बढ़ रहा है, सिर्फ और सिर्फ टीवीसी की वजह से। तो टीसी का डायग्राम कैसा होगा, जैसा टीवीसी है वैसा ही, कि सर इनिशियली इंक्रीज करेगा डिमिनिशिंग रेट और फिर इंक्रीज करेगा एट इंक्रीजिंग रेट। फिर इंक्रीज करेगा एट इंक्रीजिंग रेट। तो क्या ये पूरा डायग्राम समझ आया, और ये दोनों लाइन हमेशा क्या रहेंगे, पैरेलल। क्या चीज क्लियर। तो टीसी स्टार्ट कहां से होगा, टीएफसी से, वो इंक्रीज करेगा एट डिमिनिशिंग रेट और फिर इंक्रीज करेगा इंक्रीजिंग रेट से।
तो दोनों लाइन हमेशा क्या रहेंगे, पैरेलल। अब सवाल आता है कि सर टीसी और टीवीसी, सवाल यह है कि टीसी एंड टीवीसी ये दोनों हमेशा पैरेलल क्यों होते हैं। तो चलिए समझते हैं कि सर टीसी, दो लाइन पैरेलल तब होती है जब इनका जो गैप है ये हमेशा कैसा रहता है, कांस्टेंट, तभी रहेगा। चलिए टीसी और टीवीसी का गैप क्या है, टीसी इज इक्वल्स टू टीवीसी प्लस टीएफसी, टीसी माइनस टीवीसी इज इक्वल्स टू टीएफसी। अच्छा, तो दोनों का गैप क्या होता है, टीएफसी, और टीएफसी हमेशा क्या रहने वाला है, कांस्टेंट, और इसी वजह से ये लाइन हमेशा क्या होती है, पैरेलल। क्या चीज क्लियर। तो सर ये हमने पूरा डायग्राम पढ़ लिया कि सर टीसी और टीवीसी और टीएफसी का कैसा डायग्राम है। क्या चीज क्लियर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो हमने टीसी का डायग्राम पढ़ लिया, टीवीसी का पढ़ लिया और टीएफसी का कर लिया। क्या यहाँ तक क्लियर है पूरा अच्छे से, राइट। तो टीवीसी प्लस टीएफसी दैट इज इक्वल्स टू योर टोटल कॉस्ट। तो टीएफसी का हमने डायग्राम देखा, कैसा डायग्राम था सर, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। और टीसी का कैसा था, जैसे जैसा वेरिएबल कॉस्ट है, बस शुरुआत कहां से होगा, जहां से टीएफसी शुरुआत होता है। क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर है यहां तक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं एक कॉन्सेप्ट को, दैट इज कॉल्ड एज एवरेज। एवरेज मैंने प्रोडक्शन में भी समझाया था, अब इसको मैं यहां भी समझा रहा हूं, दैट इज एवरेज कॉस्ट। मेरी बात सुनिए, टीसी इज इक्वल्स टू हमें अच्छे से पता है टीवीसी प्लस टीएफसी, है ना। अब अगर इस पूरे इक्वेशन को मैं क्वांटिटी से डिवाइड कर लूं तो क्या हो जाएगा, टीसी अपॉन क्यू इज इक्वल्स टू टीवीसी अपॉन क्यू प्लस टीएफसी अपॉन क्यू, है ना। अब टीसी अपॉन क्यू को हम क्या बोलते हैं, एसी, दैट इज एवरेज कॉस्ट। टीवीसी अपॉन क्यू को क्या बोलेंगे, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। और टीएफसी अपॉन क्यू को क्या बोलेंगे, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। तो इससे हमारा एक डायग्राम बनता है कि सर एवरेज कॉस्ट इज इक्वल्स टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज फिक्स कॉस्ट। और अब हम पढ़ने वाले हैं एएफसी के बारे में। एवरेज फिक्स कॉस्ट का चलिए अलग से डायग्राम ही बना देते हैं। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, एवरेज फिक्स कॉस्ट के बारे में। चलिए तो सर अब हम क्या पढ़ने वाले, पहले एवरेज फिक्स कॉस्ट के बारे में। तो क्या होता है एवरेज फिक्स कॉस्ट, एएफसी इज इक्वल्स टू टीएफसी अपॉन क्यू। लेट्स से मैं एक एग्जांपल लेता हूं, मैं आउटपुट को लेता हूं 0, 100, 200, 300 और 400, और टीएफसी मेरा सेम ही रहने वाला है, दैट इज 2 लाख, 2 लाख, 2 लाख और 2 लाख। चलिए एएफसी कैलकुलेट करते हैं। तो 2 लाख अपॉन 0 इज इन्फिनिटी, फिर 2 लाख, फिर हो जाएगा 1 लाख, सॉरी माय बैड, 20, इट विल बी 2000, फिर 1000, फिर हो जाएगा 300, तो दैट विल बी इक्वल्स टू so 2 lakh upon 300 that is equals to 667 और that is 500। अब एक कॉन्सेप्ट, एक चीज समझ आई सर, ये 2000 था, 2000 से 1000, 1000 से 665, फिर 500। इससे ये पता चल रहा है कि एएफसी कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है। और एएफसी डिक्लाइन क्यों हो रहा है, एएफसी इसलिए डिक्लाइन हो रहा है क्योंकि टीएफसी कांस्टेंट है, मतलब न्यूमरेटर कांस्टेंट है, और डिनोमिनेटर क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। और डिनोमिनेटर बढ़ने की वजह से एएफसी क्या होता जा रहा है, डिक्लाइन होता जा रहा है। इसका मतलब हमने ये सीखा कि क्योंकि न्यूमरेटर कांस्टेंट है और जैसे जैसे आउटपुट बढ़ेगा एएफसी क्या होता जाएगा, डिक्लाइन होता जाएगा। और क्यों डिक्लाइन होगा, क्योंकि न्यूमरेटर कांस्टेंट है और डिनोमिनेटर बढ़ता जा रहा है, तो आंसर हमेशा क्या होता जाएगा, कम ही होता जाएगा, राइट। अच्छा, तो इसका मतलब इसका डायग्राम कैसे बनेगा सर, तो डायग्राम इस तरह से है। तो ये मैंने लिख दिया इधर आउटपुट, यहां मैंने लिख दिया एएफसी, और ये मैंने ऐसा करके एक डायग्राम बनाया, इसे बोलते हैं एएफसी।
दिस इज अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अब क्वेश्चन ये है कि सर ये AFC जो है ये ऐसा कर्व क्यों बनाया आपने? क्या AFC कभी जीरो हो सकता है? तो आंसर है कि AFC कभी जीरो नहीं हो सकता। सर AFC जीरो क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि AFC का फॉर्मूला है TFC अपॉन Q शुड बी इक्वल्स टू जीरो, और अगर क्वांटिटी इधर ले लूँ तो इसका मतलब TFC को जीरो होना पड़ेगा AFC को जीरो होने के लिए, और हमें अच्छे से पता है कि TFC कभी जीरो नहीं हो सकता, TFC हमेशा कांस्टेंट रहता है, इसलिए AFC जीरो नहीं हो सकता और इसलिए AFC कभी एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा। क्या चीज क्लियर? तो पहला कंक्लूजन हमने ये लिखा कि AFC will never touch which axis? X axis, because AFC can never be zero, right? और दूसरा कंक्लूजन ये है कि सर ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इसलिए है क्योंकि सर इसका जो एरिया है वो हमेशा सेम है। क्यों सर? क्योंकि एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? AFC इंटू क्वांटिटी। AFC का फॉर्मूला, एरिया का फॉर्मूला होता है AFC इंटू क्वांटिटी। अच्छा ध्यान से देखो, AFC इंटू क्वांटिटी करेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? TFC आ जाएगा। तो इसका मतलब ये इसका आंसर है TFC। तो TFC तो हर एरिया में क्या रहेगा? सेम ही रहेगा, क्योंकि हमें अच्छे से पता है TFC हमेशा क्या रहता है? कांस्टेंट, राइट? तो सर एरिया विल ऑलवेज रिमेन सेम, और जिसकी वजह से ये कैसा डायग्राम बनता है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्या चीज क्लियर? आई अज्यूम AFC अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब चलिए जानते हैं कि सर ABC में क्या है, राइट? तो ये AFC का कर्व, तो सर AFC कर्व कैसा होता है? स्लोप्स डाउनवर्ड, राइट? तो AFC डिक्रीजेस एज आउटपुट इंक्रीजेस, और ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, राइट? क्योंकि सर एट एनी पॉइंट AFC को अगर हम उसके आउटपुट से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर हमेशा क्या रहेगा? TFC, जो हमेशा क्या रहता है? सेम। क्या चीज क्लियर? अब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का अगर हम डायग्राम देखें तो इसको हम मार्जिनल कॉस्ट के साथ करते हैं तो और अच्छे से समझ आएगा। तो ये है सर एवरेज और मार्जिनल। नेक्स्ट बिहेवियर। तो अभी तक हमने क्या क्या बिहेवियर पढ़ा, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। MC पढ़ा, जो कैसा होता है? हमेशा यू शेप। MC यू शेप क्यों होता है? तो उसके लिए MP पढ़ना, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। MC से हम कहाँ पहुंचे थे? TVC। और TVC कैसा बनता है? उल्टा एस, राइट? पहले इंक्रीजेस एट डिमिनिशिंग रेट और फिर इंक्रीजेस एट इंक्रीजिंग रेट। चलिए बता देते हैं इस तरह से। फिर हमने पढ़ा TFC। TFC का डायग्राम कैसा होता है सर? फटाफट रिवाइज कर लो सर। इट्स अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अच्छा TC कैसा रहेगा? TC इस तरह से रहेगा कि ये अपना TFC है, तो यहाँ से इस तरह से बनेगा TC और इस तरह से बनेगा TVC। फिर हमने पढ़ा AFC। AFC कैसा बनेगा? AFC विल बी अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अब हम पढ़ने वाले हैं कि सर MC और AC का कैसा रिलेशन होगा। चलिए, जिसने मेरा प्रोडक्शन का क्लास देखा हो तो उसको पता होगा कि मैं मार्जिनल और एक एवरेज को एक कॉन्सेप्ट से सिखाता हूँ। चलिए उस कॉन्सेप्ट को फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। मैंने कहा था कि सर एवरेज आपका तब तक डिक्लाइन होगा जब तक मार्जिनल आपके एवरेज से कम हो, है ना? कोई भी एवरेज तब डिक्लाइन होता है जब आपका मार्जिनल आपके एवरेज से कम हो। और आपका एवरेज कब बढ़ेगा? जब आपका मार्जिनल एवरेज से ज्यादा हो। और एवरेज कब कांस्टेंट होता है? ये भी मैंने कहा था। एवरेज कब कांस्टेंट होता है? जब मार्जिनल एवरेज से इक्वल हो। क्या चीज क्लियर? और इसी कॉन्सेप्ट से हम MC और AC पढ़ने वाले हैं। क्या चीज क्लियर? MC और AC। तो इस डायग्राम को मैं AC को ब्लू लाइन कर देता हूं ताकि तुम्हें और अच्छे से क्लियर हो। और AC को मैं रेड लाइन कर देता हूं। क्या चीज क्लियर? तो अगर आप इनिशियली देखो तो आपका एवरेज कॉस्ट फॉल हो रहा है ना? ये देखिए ब्लू वाली लाइन, आपका एवरेज कॉस्ट A से लेके E क्या हो रहा है? फॉल हो रहा है। और उसका कारण क्या है कि सर आपका जो मार्जिनल था वो आपके एवरेज कॉस्ट से क्या था? कम था। ये देखिए आपका मार्जिनल आपके एवरेज से कम था, और इसी वजह से इनिशियली AC falls because MC is lower than AC। क्या चीज क्लियर? at point E
अगर आप पॉइंट ई देखोगे, व्हेन एसी राइजेस मार्जिनल इज ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट। ये क्या कहा कि देखो पॉइंट ई के बाद देखो तो ब्लू लाइन अगर ध्यान से देखो तो ये लाइन हमें कह रहा है कि सर जब एवरेज बढ़ रहा है, एवरेज क्यों बढ़ रहा है? एवरेज इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि अब मार्जिनल एवरेज से ज्यादा हो चुका है ना? तो एवरेज तब बढ़ता है जब मार्जिनल एवरेज से ज्यादा हो, और एवरेज कब कांस्टेंट होता है? जब दोनों सेम हो। सो व्हेन AC डज नॉट चेंज व्हेन MC इज इक्वल्स टू AC। क्या चीज क्लियर? तो 3 है, इनिशियली एवरेज फॉल होता है क्योंकि मार्जिनल एवरेज से कम है, फिर एक पॉइंट आता है जहां मार्जिनल और एवरेज सेम हो जाते हैं, और एक पॉइंट आता है जहां एवरेज बढ़ने लग जाता है क्योंकि अब मार्जिनल एवरेज से ज्यादा है। क्या चीज क्लियर? नाउ तो इसी के साथ हमने सारे वो पढ़ लिए कि सारे ग्राफ्स हमने कंप्लीट कर लिए कि कौन से ग्राफ किए हमने। मार्जिनल कॉस्ट का किया, टीवीसी का किया, टीएफसी का किया, टोटल कॉस्ट का किया, एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट का किया। अब हम इस चैप्टर की कुछ जो एक्स्ट्रा पार्ट बचे हैं उसके बारे में पढ़ लेते हैं। चलिए, तो स्टार्टिंग में कुछ पार्ट रह गया था, जैसे कॉस्ट क्या होता है। तो कॉस्ट एक्सपेंडिचर विच इज इंकर्ड ऑन बाय प्रोड्यूसर्स ऑन विच काइंड ऑफ इनपुट्स, बोथ फैक्टर्स एंड नॉन फैक्टर इनपुट्स। फैक्टर्स मतलब वो जो फैक्टर जो डायरेक्टली प्रोडक्शन में यूज होता है, और नॉन फैक्टर्स वो होता है जो हम बाहर से हायर करते हैं। क्या चीज क्लियर? अच्छा, कॉस्ट के अंदर दो टाइप के कॉस्ट इंकर होते हैं, एक होता है एक्सप्लिसिट और एक होता है इम्प्लिसिट। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट, इसको समझते हैं। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट टॉपिक है, एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट, और ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछते हैं। चलिए, एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट को समझने के लिए बहुत सिंपल है कि मैंने क्या किया कि मेरे को एक बिजनेस शुरू करना था, एंड ऑब्वियसली मुझे अगर बिजनेस शुरू करना था तो मुझे पैसा चाहिए। तो मैंने क्या किया, मेरी एक एफडी पड़ी थी, और एफडी में मेरे 10 लाख रुपए पड़े थे, और इस 10 लाख से मुझे कितना इंटरेस्ट आता था? 10% का इंटरेस्ट आता था। ठीक है, अब मैंने ये एफडी तोड़वा के बिजनेस शुरू किया। किसका? ये एफडी तोड़वा के। इस एफडी तोड़वा के जो मैंने बिजनेस शुरू किया, उससे मेरा उस साल का जो सेल्स था वो था 5 लाख का, और जो मेरे खर्चे हुए, चाहे वो एक्सपेंडिचर हो, सारे एक्सपेंडिचर मिला के जो हुए थे वो हुए थे मेरे 4 लाख। तो मेरा प्रॉफिट कितना हुआ? 1 लाख। तो मुझे एक बात बताओ, क्या मुझे खुश होना चाहिए? अरे मैंने बिजनेस शुरू किया, 5 लाख का सेल्स किया, 4 लाख का खर्चा किया, और प्रॉफिट कितना हुआ? 1 लाख। तो क्या मुझे खुश होना चाहिए? तो आंसर होगा नहीं। क्यों नहीं सर? क्योंकि मैंने कुछ एक्स्ट्रा कमाया ही नहीं। सर एक्स्ट्रा कमाया ना 1 लाख? नहीं, 1 लाख तो मैं वैसे भी कमाता था जब मेरा पैसा एफडी में पड़ा था। तो उस एफडी में मैं कितना कमाता था? 1 लाख रुपए। अरे एफडी में मैं कितना कमाता था? 1 लाख रुपए कमाता था, और वो 1 लाख रुपए जो मैं पहले कमाता था, अब वो मैंने छोड़ दिया, तो वो मेरी क्या बन जाती है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्या बन जाती है वो मेरी? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्योंकि सर वो अब एफडी तुड़वा दिया और बिजनेस में पैसा डाल दिया, तो जो पैसा आता था अब वो नहीं आ रहा है, तो वो मेरा क्या बन जाता है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो मेरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितना है? मेरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट था कितना है मेरा? 1 लाख। तो इसका मतलब कि मैंने कितना पैसा कमाया इस बिजनेस से? 0। क्या ये समझ आया? अब ये जो एक्सपेंडिचर जो मैंने किया ना, इस एक्सपेंडिचर को मैं बोलता हूं, ये जो एक्सपेंडिचर मैंने किया, एक सेकेंड, इस एक्सपेंडिचर को मैं कहता हूं एक्सप्लिसिट कॉस्ट, और ये जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है ये मेरा क्या बन गया? इम्प्लिसिट कॉस्ट। ठीक है, तो यही मैंने वापस यहां समझाया कि सर व्हाट इज एक्सप्लिसिट कॉस्ट? इट इज द कॉस्ट ऑफ हायरिंग द इनपुट फ्रॉम द मार्केट। सर जब आप कोई चीज हायर करते हो मार्केट से, जैसे आपने लेबर को हायर किया, जैसे आपने मशीन हायर की, तो ये सब में आपको क्या करना पड़ता है? इसमें आपको पेमेंट्स करना पड़ता है। और पेमेंट आपको कैसे करना पड़ता है? पेमेंट आपको करना पड़ता है क्योंकि मेड बाय अ फर्म फॉर अदर फॉर हायरिंग परचेज ऑफ इनपुट्स। तो अगर आप कोई चीज मार्केट से हायर करते हो, जैसे लेबर आप हायर करते हो, जैसे मशीन आप हायर करते हो, तो उसके लिए आपका पेमेंट होता है, और पेमेंट की वजह से क्या होता है? आउटफ्लो ऑफ कैश।
एक्चुअली कैश का क्या हो जाता है, आउटफ्लो होता है। तो इस तरीके के खर्चे को क्या बोलते हैं, एक्सप्लिसिट कॉस्ट। तो सर मेरे बिजनेस में ये 4 लाख का जो खर्चा था ये मेरा एक्सप्लिसिट क्यों है, क्योंकि ये मार्केट में मैंने कुछ चीजें हायर की थी और उसका मैंने पैसा दिया था। पर सर ये इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या है? इम्प्लिसिट कॉस्ट ये है कि जब मैं खुद का कुछ चीज यूज करता हूं तो उसमें मैं एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को रिकॉग्नाइज करता हूं। मतलब यहां अगर मैंने अपने बिजनेस में 10 लाख रुपए यूज किए, ये मेरे खुद के पैसे थे, सेल्फ ओन इनपुट्स थे, खुद के पैसे पे कोई खर्चे होते? बिल्कुल भी नहीं होते। अगर ये 10 लाख रुपए अगर मैंने खुद के नहीं निकाले होते और मैंने मार्केट से उधार लिया होता तो मेरा कौन सा खर्चा आ जाता, इंटरेस्ट का खर्चा आता, हाँ या ना, राइट। तो ये मैंने हायर नहीं किया है, खुद का पैसा डाला है, तो उसमें मैंने क्या छोड़ा, उसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये मेरा बन जाता था अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, और इसी को हम क्या बोलते हैं, इम्प्लिसिट कॉस्ट। इसी को हम क्या बोलते हैं, इम्प्लिसिट कॉस्ट। तो यही कहा मैंने कि व्हाट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ यूजिंग द सेल्फ ओन इनपुट्स, राइट। तो उसे हम कौन सा कॉस्ट बोलते हैं, इम्प्लिसिट कॉस्ट। सर इसको मेजर कैसे करेंगे, एक्सप्लिसिट कॉस्ट को जितना पैसा गया उतना मेजर हो जाता है। और इम्प्लिसिट कॉस्ट को हम कैसे मेजर करते हैं कि व्हाट इज द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव, कि मेरे पैसे का बेस्ट ऑल्टरनेटिव क्या था अगर मैं बिजनेस में यूज नहीं करता तो एफडी में डालता, और एफडी में मैं कितना पैसा कमाता, जो इंटरेस्ट का पैसा है। क्या चीज क्लियर हुआ? तो सर एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या होता है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट होता है जब मैं मार्केट से कोई चीज हायर करता हूं और उस पर खर्चा करता हूं। और इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होता है, सेल्फ ओन्ड इनपुट्स। अच्छा, एक्सप्लिसिट कॉस्ट को कैसे मेजर किया जाएगा, कि जितना पैसा जाएगा उससे मेजर किया जाएगा। और इम्प्लिसिट कॉस्ट को कैसे मेजर किए जाएंगे, नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव। क्या चीज क्लियर? और इसी के साथ हमने कॉस्ट का कंप्लीट चैप्टर का रिवीजन कर लिया है, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।